नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनावी दंगल शुरू होने से पहले ही तैयारियां अपने चरम पर हैं। बीजेपी चुनावी तैयारियों में बहुत आगे चल रही है तो कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं हुई। उम्मीदवारों के ऐलान में पीछे चल रही कांग्रेस ने भी अब तेजी पकड़ ली है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक भी हो गई। कमेटी ने उम्मीदवारों के नाम हाईकमान को भेज दिए। अब पार्टी की सीईसी की 4 या 5 अप्रैल को होने वाली बैठक में 9 नाम फाइनल हो जाएंगे और संभव है कि उसी दिन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उधर जेजेपी भी नवरात्र में उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। वहीं इनेलो ने भी 6 अप्रैल को बैठक बुलाई है। ऐसे में क्या यह उम्मीद जताई जा सकती है कि हरियाणा में विपक्ष या यूं कहें कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो जाएगा और नवरात्र तक सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में होंगे? तो नवरात्र तक जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा। जो ऐलान है कांग्रेस के द्वारा, जो इंतजार था वो खत्म हो और नाम सामने आए, ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का। उधर जेजेपी भी मैदान में है, ऐलान कर चुकी है कि 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। इनेलो भी सियासी रण में लगातार बनी हुई है। बीजेपी ने अपनी पिक्चर क्लियर कर दी है, तस्वीर साफ कर दी है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि दंगल का जो नगाड़ा है वो नवरात्र के शुरू होने से पहले या नवरात्र के दरमियान बच सकता है? यह बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार और हिसार से डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पानीपत से हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लो जी, कांग्रेस ने भी घंटी बजा दी है। मंगलवार के दिन दिल्ली के 11 तालकटोरा रोड पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक भी खत्म हो गई। चूंकि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके हाईकमान को भेज दिए हैं। अब कांग्रेस की सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी 4 या 5 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इसकी पुष्टि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने की है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ रहा हूं कि पहली जो इसके पास सीईसी की मीटिंग होगी, इसमें ज्यादातर बड़ी सीटें क्लियर हो जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी पहले ही अपने 10 योद्धाओं को मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस लेट कर रही थी, अब उसकी भी स्क्रीनिंग कमेटी तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5 तारीख को कहा जाता है, हो सकता है परसों भी हो जाए। तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 5 तारीख तक आपके पास नाम आ जाएंगे, सब मेरी उम्मीद है। कोई देरी नहीं हो रही है। जो लोग कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे थे, कांग्रेस के 6 कैंडिडेट लेके आए, वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। जेजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नवरात्र में करेगी, क्योंकि पार्टी को अब दैवीय शक्तियों की भी दरकार है। इनेलो ने भी अपने उम्मीदवारों पर मंथन और उन्हें फाइनल करने के लिए 6 अप्रैल को दिल्ली में बैठक बुला ली है। यानी नवरात्र से पहले या नवरात्र शुरू होते ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। सभी पार्टियों के योद्धा चुनावी समर में आपके सामने होंगे। हरियाणा में छठे चरण में 29 अप्रैल से नामांकन भरे जाने हैं। तभी से शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कहीं रोड शो होगा तो कहीं रोड जाम नजर आएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जा सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव सचमुच बड़े दिलचस्प हैं। कोई कुर्सी पाने के लिए तो कोई कुर्सी बचाने के लिए लड़ता नजर आएगा। आओ देखें जरा किस में कितना है दम। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
तो क्या माना जाए कि जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है? देवेंद्र, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक भी हो गई, नाम आगे भेजे गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है, माना जाए? में मायूसी थी क्योंकि बीजेपी ने, आप देखिए, मेरे को लगता है 12-15 दिन हो चुके हैं जब पहले कुछ उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उसके बाद दूसरी लिस्ट भी उन्होंने जल्दी जाहिर कर दी और 10 के 10 उम्मीदवार बीजेपी के मैदान में अपनी रणनीति बना चुके हैं। उनके हेड ऑफिस से बड़े नेताओं की मीटिंगें चल रही हैं, नए से नए तरीके आजमाए जा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी हरियाणा में और लोकसभा में फिर से रिपीट करे और तीसरी बार मोदी जी और हरियाणा में सरकार बने। तो अब जाकर कांग्रेस ने तेजी पकड़ी है, मानना होगा, क्योंकि कांग्रेस को भी चिंता थी, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। जिस तरह का माहौल अभी तक बना हुआ है, जो परिस्थितियां या जो हम अनुमान लगा सकते हैं, तो कांग्रेस ने अब अपना स्क्रीनिंग कमेटी का जो काम था पूरा कर लिया है। अब हाईकमान के पास नाम भेजे जा चुके हैं और 4 या 5 अप्रैल को, जैसा प्रदेश प्रभारी बता रहे हैं कि मीटिंग, उन्होंने ये भी बोला है, अभी जो हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई, 5 नहीं हो सकता है परसों मीटिंग हो जाए और सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, नहीं तो 5 तारीख तो है ही। और सौरभ, एक बहुत रोचक बात आपको बता रहा हूं जो आज की डेवलपमेंट है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो एसआर के ग्रुप है, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, दो बड़े नेता हैं, इन्होंने आज अपने 4 उम्मीदवारों की अलग से एक सूची केसी वेणुगोपाल को डायरेक्ट दी है, डायरेक्ट उनको दी है, प्रभारी से कोई इन्होंने बात नहीं की। तो अंदरूनी तौर पर आप देखिए गुटबाजी का या वर्चस्व का या जो अपने दावेदारी है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसका असर अब अंदरूनी तौर पर अभी भी नजर आ रहा है कि सुरजेवाला और शैलजा ने 4 उम्मीदवारों की सूची दी है जो इनको लगता था कि इनके समर्थक या जहां ये सीटें लड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, केसी वेणुगोपाल से सीधा मिलकर। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करनाल उपचुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव है जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ेंगे, उन्होंने एक नाम मांगा था और जो खबर है, जो निकलकर चीज आ रही है, एक नाम सुरेश गुप्ता जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका एक नाम भेजा गया है। एक नाम इसलिए मांगा गया है ताकि सब लोग मिलकर जबरदस्त तरीके से मजबूती से मुकाबला करें, क्योंकि ये मुकाबला पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ था, अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ करनाल में उपचुनाव लड़ा जाएगा। सुरेश गुप्ता का नाम मेरे को लगता है, हालांकि सुमिता सिंह या त्रिलोचन सिंह या अशोक छाबड़ा कुछ और उम्मीदवार भी लाएंगे, लेकिन सुरेश गुप्ता का नाम मेरे को लगता है शायद मजबूती से आगे आ रहा है, जो फीडबैक ऊपर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है और 4 या 5 तारीख तक अगर उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं तो और मतलब उसके बाद नामांकन का होगा, अंदर खाते रणनीति बनेगी, बैठ के होगी, तो एक तरह चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। महेश, जो तैयारियां हैं वो अब कांग्रेस लग रहा है कि एक्शन मोड में आ गई है, और पहले वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि पहले बीजेपी की तरफ से नाम क्लियर हो, उसके बाद उम्मीदवारों को नपी तुली रणनीति के तहत उतारा जाए। सवाल यह है कि वेट एंड वॉच की स्थिति थी या फिर पार्टी के अंदर खींचतान थी? क्या वजह थी? जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, क्यों देरी हुई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में, और अभी भी देखने को यह मिल रहा है कि अभी भी 1-2 दिन और लग सकते हैं। देखिए सर, 2 सवाल आपने रखे हैं मेरे सामने और मुझे लगता है कि दोनों के दोनों सवाल सही हैं। पहली जो परिस्थिति है जो आपने जिक्र किया कि क्या अंदरूनी खींचतान की स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हुई थी, इसी वजह से देरी कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ रही थी, झेलनी पड़ रही थी। बिल्कुल ये भी बात सही है, कल भी सही थी, अब भी सही है। अंदर के जो हालात हैं वो अब भी चिंताजनक बने हुए हैं, अंदरूनी परिस्थिति अब भी सामान्य नहीं है। और जिस तरीके से जानकारी दी कि सीधे वेणुगोपाल को अपने नामों की फेहरिस्त यहाँ पर एसआर के ग्रुप की तरफ से सौंपी गई है, तो सामान्य परिस्थिति तो अब भी नहीं है। और दूसरी बात जो कही गई कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी समझना चाहती थी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भी कांग्रेस पार्टी समझना चाहती थी, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी। और एक अन्य पहलू जो कि मैं जिक्र पहले करता रहा हूं कि समय काफी ज्यादा है और इतने लंबे समय तक इलेक्शन कैंपेन को चलाए रखना विपक्षी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए
संभव नहीं था, आसान नहीं था। और यही वजह की आपने दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को देखा होगा, जब दीपेंद्र हुड्डा बड़े सदे हुए शब्दों में एक बात कर रहे थे कि सही समय पर और सही दिन जो है उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। उसी समय बात समझ में आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी अभी और ज्यादा वक्त लेने वाली है, क्योंकि उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के साथ ही जो उम्मीदवारों का खर्च है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो जो है खर्च शुरू हो जाता है। और इतने ज्यादा खर्च को संभाल पाना शायद कांग्रेस के लिए ना तो पार्टी के लिए ये हितकारी था और ना ही इस तरह का कोई मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास है जो आर्थिक रूप से इतने लंबे समय तक अपने चुनाव को उफान पर बनाए रखे। तो ऐसे में यहां पर एक कोशिश तो ये भी थी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा देरी की जा सकती है कांग्रेस पार्टी उतना अपना वक्त ले, ताकि उम्मीदवार के ऐलान में अगर देरी होती है तो चुनावी खर्च जो है कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल बना रहेगा। दूसरा ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी किसे आगे करती है, उसके बाद पूरे मैप को समझेंगे और जातिगत आधार पर क्या बेहतर हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी उस पर निर्णय करेगी। और जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल तय नहीं कर पाई है कि आखिर उसे करना क्या है। अब तक भी एक नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अब तक भी जो संशय की स्थिति है वो बनी हुई है, अब तक भी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की तरफ से ही जो एक नाम फाइनल किया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। पूरा का पूरा हरियाणा का अगर जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव का पूरा गणित क्या बैठेगा, क्या बनेगा, हार या जीत, कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को, ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर तय होगा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन से होंगे, किन नामों पर जो है कांग्रेस पार्टी अपना दाव खेलेगी। आज हिसार लोकसभा प्रभारी कांग्रेस पार्टी के जो है उनकी तरफ से ऐलान किया गया, कांति भाई की तरफ से ऐलान किया गया है, गारंटी यहां पर दी गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि जिताऊ उम्मीदवार ही कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को देने जा रही है। ये चिंता का कांग्रेसी कार्यकर्ता छोड़ दें कि कमजोर उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। कितनी भी मेहनत उन्हें उम्मीदवार के चयन को लेकर करनी पड़े, लेकिन जब वो नाम कार्यकर्ताओं के बीच आएगा तो कार्यकर्ता खुद ये मानेंगे कि वो सबसे मजबूत और सबसे जिताऊ चेहरा था। फिलहाल काफी गतिरोध की स्थिति इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है और इंतजार सभी को है कि वो जिताऊ चेहरे कौन से हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, जो रणनीति है वो सबके सामने धीरे धीरे क्लियर हो भी रही है और जो योजना है पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि दीपक बावरिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार थे बीजेपी अपने साथ ले गई और लोकसभा की सीटों पर टिकट दे दिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा या नहीं बचा, और अगर बचा तो दावेदार जिताऊ उम्मीदवार जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया वो कौन से हो सकते हैं जिन पर कांग्रेस संभवतः फैसला ले सकती है, और रणनीति कांग्रेस की किस तरह की रह सकती है? देखिए, कांग्रेस के बारे में एक परंपरा रही है। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी जो चेहरे हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं, मतलब कल्पना भी होती है, उनको टिकट मिल जाती है, यानी कि कोई गुदड़ी के लाल होते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो प्रत्याशी होते हैं वो परिवार के लाल होते हैं, मतलब परिवारों से जुड़े लोग होते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है, नेताओं के बेटों को टिकट मिलती है। अब दीपेंद्र हुड्डा ने तो घोषणा कर ही दिया कि वो रोहतक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लगभग अब ये तय हो चुका है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही लड़ेंगे, सिरसा से कुमारी शैलजा लड़ेंगे। और देखिए, जातिगत जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी में नाम आते हैं तो उन पर गुना भाग, उन पर क्या समीकरण बैठते हैं, इस दृष्टि से विचार करके केंद्रीय चुनाव समिति को संस्तुति की जाती है। अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति करती है, तो वो सर्वोच्च बॉडी है। और इसलिए अब देखा जाए, देखिए जहां तक करनाल की बात है, देखिए पंजाबी को टिकट देना है या नहीं देना, या ब्राह्मण को देना है, ये जातिगत जो है इसमें समस्या आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी चेहरा उतारा है तो कांग्रेस किस चेहरे को देगी, या ब्राह्मण की ओर जाना चाहेगी? देखिए, कांग्रेस के लिए भी समस्याएं हैं और ये समस्याएं जातिगत समीकरण के आधार पर रहती हैं। और हर जो है, देखिए गुटबाजी भी है और एसआरजे ग्रुप भी प्रभावी है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है जो गुट अपने गुट की पैरवी प्रभावी ढंग से करेगा निश्चित रूप से उसका पलड़ा भारी रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीएलपी लीडर है, उदय भान है, उनकी जो सिफारिश है, उनकी राय है, काफी महत्व रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो अपनी एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी, उम्मीदवारों के चयन के बाद कार्यकर्ताओं की बैठकें हो चुकी। कांग्रेस की तो कोई बैठकें हो ही नहीं रही, अभी तो दूर की बात है तक पता टिकट किसको मिलनी है। और जो दावेदार भी हैं वो भी बुझे दिल से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वो क्या करें, कार्यालय भी खोलने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय भी खुल चुके हैं। तो इस तरह कांग्रेस में अब समस्या यह है कि हिसार में किस जातिगत आधार पर टिकट दिए जाना है, क्या ब्रजेंद्र सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाया जाना है
या जैसे कई मीडिया में चंद्रमोहन का नाम आ रहा है, हालांकि मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती कि चंद्रमोहन को इस हाथ से टिकट दी जाए। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो दूसरे स्थान है कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को दी जा चुकी है, और करनाल के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी टिकट मांग रही है। हालांकि हरियाणा में उसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ वीरेंद्र माटराई जो उसके अध्यक्ष हैं, सिर्फ उन्हीं का ही चेहरा है। लेकिन कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है एनसीपी को टिकट देने की स्थिति में होगी। कांग्रेस खुद ही चुनाव लड़ेगी, और इस दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी बाजी मार सकती है अगर उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरती जाए, जातिगत समीकरण को ध्यान रखा जाए। और जहां तक करनाल विधानसभा उपचुनाव का प्रश्न है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है इस विषय के अंदर। हालांकि कुछ मीडिया में 30 अप्रैल की डेट छपी है कि जो कि गलत है। 3 अप्रैल को सुनवाई है, उसके आधार पर फैसला होगा क्या ये उपचुनाव होगा या नहीं होगा, ये प्रक्रिया बाधित रहेगी, स्थगित हो जाएगी या जारी रहेगी। तो इसलिए हालांकि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री को तय कर ही दिया है, और तय करना है कांग्रेस को। तो ये बात है कि वहां अगर कांग्रेस अपना प्रभावी ढंग से उम्मीदवार देगी, मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाला प्रभावी उम्मीदवार लाएगी, तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते नजर आए जेजेपी पर, और ये कहा कि जो गठबंधन टूटा नहीं है, और कहीं ना कहीं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो वो भी रिजर्व टीम बता चुके हैं जेजेपी को। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के आगे आंतरिक चुनौती भी है, और ट्रिपल फ्रंट की बात की जाए तो ट्रिपल फ्रंट की चुनौती भी है। एक एसआरके गुट है, वो आंतरिक चुनौती के तौर पर है, जेजेपी है, बीजेपी है, और अंदरूनी जो गुणागणित है, जातीय समीकरण, जिताऊ उम्मीदवार। तो चुनौती कई फेजेज में कांग्रेस फेस कर रही है इस वक्त, और इसी वजह से शायद संभवतः ये कहा जा सकता है कि देरी हो रही है उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर, और आने वाले समय में और क्या कितनी टफ फाइट हो सकती है। देखिए, जेजेपी की जहां तक स्थिति है, जेजेपी कितनी सफाई देते रहे, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी होती रहे, कुछ आलोचना भी करती रहे, फिर भी लोग उनको मानेंगे, उसके बारे में एक धारणा स्थापित हो चुकी है, एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम कह दे या कोई दूसरा रूप दे दे। लेकिन अगर उनके प्रत्याशी आते हैं तो क्या वो जीतने की स्थिति में है? तो जननायक जनता पार्टी से एक सवाल किया जाएगा कि अगर उनके सांसद जीतते हैं तो किसको वोट करेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट नहीं होगा? बिल्कुल। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे? तो इसलिए जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी यही स्थिति है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक पासा फेंका है करनाल के लिए, अगर एनसीपी को ये टिकट कांग्रेस दे देती है, यानी वीरेंद्र मराठा को दे देती है, तो वो अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने एक पासा फेंका है। अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ऊर्जा वहां लगाएंगे, वो पूरी ताकत के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसकी संभावनाएं सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित हैं। अब जननायक जनता पार्टी में ये तय करना है क्या दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। तो हालांकि देखिए, जब नैना चौटाला चुनाव लड़ रही है तो दिग्विजय चौटाला के इस चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो जननायक जनता पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा जो है हिसार में लगाएगी। अब जहां तक कांग्रेस में गुटबाजी है तो सर्वविदित ही है। कांग्रेस की गुटबाजी का यह है कि उससे पार्टी का नुकसान होता है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, ऐसी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी कोई अछूती है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भी ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन वहां अंकुश है, वहां पार्टी को नुकसान नहीं होता। कांग्रेस में पार्टी को नुकसान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर जो है, जो एक दूसरे पर जो हमलावर होते रहते, लेकिन वो बात अपनी मन तक ही रखते हैं, मतलब बाहर नहीं आने देते, सार्वजनिक रूप से भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है नहीं तो केंद्रीय हाईकमान इसका संज्ञान ले लेगा। अनिल विज जी कितने भी चाहे नाराज हो जाए, हालांकि वो कहते हैं मैं नाराज नहीं हूं, मैं अपनी उपेक्षा से दुखी हूं, उनकी बात जायज हो सकती है, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे, किसी प्रत्याशी के खिलाफ जाएंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अलग संस्कृति है, कांग्रेस की अलग संस्कृति है। कांग्रेस में फूट से पार्टी को नुकसान होता है, परस्पर खुल्लम खुल्ला बयानबाजी होती है, नेताओं पर हमले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी अनुशासनहीनता तो कम से कम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में इतना तो होता है, जो नेता के किसी के आप जो है उसको होर्डिंग पे, पोस्टर पे, फोटो में कुछ छेड़छाड़ कर दो, इतना तो हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयानबाजी उसके खिलाफ नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी में सोचा भी नहीं जा सकता। देवेंद्र, चुनौतियां, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कांग्रेस के आगे किन किन चुनौतियों का पार्टी को सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जेजेपी और इनेलो की बात करें, क्योंकि अभय चौटाला भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का भी वो खेल बिगाड़ेंगे और बीजेपी का भी,
तो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा। ये तो साफ है। जनता किस पर भरोसा करेगी, वोट बैंक किसके पक्ष में ज्यादा होगा, ये तमाम चुनावी गणित, अगर गुणा गणित की बात की जाए तो क्या कहता है ये गुणा गणित? देखिए सौरभ, पहले आप कांग्रेस की चुनौतियों की बात कर रहे हो। कांग्रेस की पहली बड़ी चुनौती तो ये है कि उनके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। कई सीटों पर तो हैं, लेकिन कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की कमी है। फिर भी कांग्रेस को आखिर चुनाव तो लड़ना है। बेहतर कौन हो सकता है, समीकरण क्या कहते हैं, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण या क्षेत्र के हिसाब से भी, मतलब कहीं कोई भेदभाव का आरोप ना लगे। तो कांग्रेस के सामने फिलहाल चुनौती है कि अच्छे कैंडिडेट, हम पिछले 2 विधानसभा चुनाव देखे, 2014 और 19 का विधानसभा के जो चुनाव थे, कांग्रेस ने बाद में रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस ने माना कि टिकटों की सिलेक्शन जो थी, टिकटों का चयन था उम्मीदवारों का, वो शायद कुछ कसर रह गई थी। 2014 में तो शायद भूपेंद्र हुड्डा ने, बड़े नेताओं ने कहा था कि अगर टिकटें सही बांटी होती तो 20 सीटें कम से कम गलत बांटी गई है। जो उम्मीदवारों की उनकी परफॉर्मेंस या उनकी जो एक पैमाना था, उसके बाद 2019 में भी आप देखिए 31 सीटें आई, कांग्रेस की 31 सीटें आई थी और बीजेपी की 40 आई। फिर भूपेंद्र हुड्डा जो कि बड़े नेता हैं, आज भी सीएलपी लीडर है, उनका यह कहना था कि अगर कांग्रेस ने 31 सीटें जीती है और बीजेपी ने 40 सीटें, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, अगर 4-5 सीटें इधर उधर हो जाती तो कांग्रेस सरकार होती आज, ये दावा किया था परिणाम आने पर। तो मेरे को लगता है अभी भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि अच्छे उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जो है इन्हीं में गुजारा करना है। इनमें से कौन बेहतर हो सकता है, जीतने की क्षमता किसकी है, पब्लिक में जनसंपर्क, छवि किसकी अच्छी है, तो मेरे को लगता है 2-2, 3-3 कैंडिडेट हर जगह पे है। कुछ सीटों पर मजबूत कैंडिडेट, जैसे हिसार की बात है, हिसार में अब एक नया खेल ये चला है, जैसा समझ आ रहा है कि एसआर के ग्रुप ने भी अपना एक नाम हिसार के लिए दिया है। चंद्रमोहन जो उप मुख्यमंत्री थे, चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, को बीजेपी ने कंसीडर नहीं किया, तो चंद्रमोहन का और एक चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस है, उनका नाम लिया जा रहा है। और कांग्रेस हाईकमान की बात करें, चूंकि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में गए, तो आला कमान चाहता है, एआईसी चाहती है कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिला जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तरफदारी पैरवी कर रहे हैं जयप्रकाश की। तो कई सीटों पर उलझन की स्थिति है। कांग्रेस में मजबूत कैंडिडेट की कमी है, लेकिन कुछ जगह है। अब ये देखना है कि चुनाव कैसे कांग्रेस चयन क्या करती है, किस तरीके से करती है। अच्छे उम्मीदवार आए तो मेरे को लगता है मुकाबला कई सीटों पर जोरदार होगा। और जहां तक इनेलो और जेजेपी की बात है, वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है, उलटफेर की स्थिति। और आप ये मानिए कि जेजेपी तो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी तैयारियां लोकसभा की कर रही है कि पार्टी को एक्टिवेट किया जाए। उनकी नजर विधानसभा चुनाव पे जेजेपी की, और इनेलो की नजर यह है कि पार्टी को किसी तरीके से खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए। रणनीति अब क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। महेश और वीरेंद्र जी से की ये कोशिश होगी। ठीक है, महेश और वीरेंद्र जी से मैं लास्ट कमेंट लूंगा, समय बेहद कम बचा है। महेश, रणनीति क्या कहती है, चुनावी पशुपेश की स्थिति क्या कहती है, कांग्रेस के लिए नफा नुकसान किस तरीके का रहने वाला है? लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि मजबूत उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या सबसे मजबूत उम्मीदवार के हाथ में टिकट थमाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी। सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी है। अगर जिताऊ उम्मीदवार तक टिकट कांग्रेस पार्टी पहुंचा देती है तो फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और दूसरा, धन शक्ति का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी धन शक्ति है और यहाँ पर धन शक्ति की भी कमजोरी का सामना कांग्रेस पार्टी को करना होगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो इस बात पर निर्भर करेंगी कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी हालात से किस तरीके से निपटती है और जिताऊ उम्मीदवार तक टिकट पहुंचा पाने में क्या ये सफलता कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाएगी। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, क्या उन तमाम चीजों पर काम कर रही है कांग्रेस या विपक्ष? जेजेपी की बात करें या फिर इनेलो की, हालांकि वो दूसरे के बाद तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की अगर मुख्यतः बात कर ले तो क्या वो तैयारियां हैं? लास्ट कमेंट सर। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो प्रयास तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत लेट हो चुकी है। कांग्रेस अगर अब चुनाव लड़ सकती है
तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे और कमल का फूल प्रत्याशी को मानकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस मनोहर लाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जो मनोहर लाल सरकार की विफलताएं हैं, जो लोग उससे त्रस्त हुए हैं, उसको मुद्दा बनाकर ही अगर स्थानीय समस्या उठाएंगी तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का में प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा है नहीं। तो इसलिए कांग्रेस जो है हरियाणा की या स्थानीय जो समस्या है उनको केंद्रित लड़ करके गंभीरता से चुनाव लड़ सकती है, अगर वो ऐसा वातावरण बनाए तो। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नवरात्र तक दंगल का नगाड़ा बजेगा, इसका इंतजार सभी को है, प्रदेशवासियों को भी है, और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इसमें बैठकें हुई हैं और सीईसी के बाद अब जो 9 नाम हैं, उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से फाइनल किए जाएंगे। जेजेपी ने हालांकि संकेत दिए हैं, उधर इनेलो भी 6 अप्रैल को बैठक करने जा रही है। क्या कुछ बड़ा होगा ये देखना होगा।